हमारा सौभाग्य है कि आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी के हाथों से हुआ है। समाज के नेता, प्रदेश के नेता, सब लोग उनका इस समारोह में पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से पूरा पंडाल पहली पंक्ति से लेकर के आखिर तक जोरदार तालियां बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। ये जो पीछे जो केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं, इनके साथ जो हमारे जो समाज के 36 बिरादरी के जो भाईचारा है, आपसे आग्रह है कि एक बार आकर के पंडाल में स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करते। ताली वैसी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। भारत माता की, भारत माता की। ठाकुर राजनाथ सिंह, नहीं आया मजा। ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर राजनाथ सिंह, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मनोहर लाल जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आए हुए सभी हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, बड़ा जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों, ये एक ही कैंपस में ताली बजी, जोरदार तालियों के साथ हम इनका आदरणीय रामविलास शर्मा सरदे गुरुदेव का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। अब मैं आग्रह करता हूं राजपूत सभा की भाई संजय सिंह जी, उसमें रहोगे। भाई संजय सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, उनका कमेटी से आग्रह है भाई संजय जी का स्वागत उस समय नहीं हो पाया था, ये चले गए थे। संजय सिंह जी का भी स्वागत करें। और अब आपके बीच में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं राजपूत सभा के सभी सदस्य, हमारे जिले के अध्यक्ष सरजीत सरपंच जी और पूरे सदस्य, डॉक्टर राकेश जी, महेश जी, हमारे नैनपाल रावत जी, संजय छोकर जी, और मैं क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे आदरणीय वो यहाँ के आयोजक भी हैं, और वो भी मैं चाहूंगा कि इस समिति में रह करके एक बार ठाकुर राजनाथ जी का जोरदार तालियों से साथ स्वागत करते करते उनको पगड़ी मालाओं से भी स्वागत करेंगे कमेटी। मैं चाहूंगा कि आदरणीय ठाकुर राजनाथ जी को जय श्री राम, ठाकुर राजनाथ जी को जय श्री राम, ठाकुर राजनाथ जी को जय श्री राम। श्री रामविलास शर्मा जी से भी जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, जय श्री राम। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, भारत माता की। इनके साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का पूरी कमेटी स्वागत कर रही है जोरदार तालियों के साथ। माननीय मनोहर लाल जी को जय श्री राम। आवाज में दम करो भाई। माननीय मनोहर लाल जी को जय श्री राम, माननीय मनोहर लाल जी को जय श्री राम। इनके साथ साथ हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का मंच पर स्वागत करते हुए टीम धनखड़ जी को जय श्री राम। और इनके साथ साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सांसद साहब का स्वागत करेगी कमेटी, ढीली ना पड़े। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम यार। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का स्वागत। क्या हुआ? अरे लेकर आओ ना, कमेटी कहां गई? डॉक्टर अरविंद शर्मा, हाँ वो बोल देगा, डॉक्टर साहब को स्वागत दे रहा हूं। इनके बाद रामविलास शर्मा जी हमारी, और इनके बाद अभी दे दो ना, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मंच पर आइए। इनके बाद हमारे आदरणीय सरदे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का आपकी जोरदार तालियों के बीच में अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। जल्दी करो भाई, तुम करके रहे हो।
आइए शर्मा जी आइए, आप एक मिनट। जोरदार तालियों के साथ आपके सांसद अरविंद शर्मा जी। हमारे आदरणीय प्रोफेसर, अरे देखो लिया सामान लिया। आज के इस कार्यक्रम की भव्यता को देख करके लगता है कि हमारा जो क्षेत्र और यहां का जो भाईचारा, जो छत्तीस बिरादरी का स्नेह है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। अब मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी मंच पर आए, कमेटी इनका स्वागत करें। जय हो, जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा। भारत माता की, शर्मा जी को जय श्री राम। और इसके बाद आदरणीय धनखड़ जी, ठाकुर साहब को यहां की जो प्रसिद्ध यहां का जो फल है अमरूद की टोकरी आदरणीय ठाकुर जी को भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार आप वंदन अभिनंदन करें। ये अमरूद ऐसे हैं ठाकुर साहब, ये सेब से कम कभी नहीं होते, खाने में भी और पौष्टिक। एक ये अजगर माला आदरणीय जी, अध्यक्ष जी, ये बड़ी माला, इसका टेक्निकल नाम अजगर माला है, मैं क्या करूंगा, है तो है। एक इस माला में से पूरे इलाके की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की सरदारी की तरफ से, आयोजक कमेटी की तरफ से, सबकी तरफ से आए हुए अतिथियों का इस बड़ी माला के साथ स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां यार, जोरदार तालियों के साथ वंदन अभिनंदन करें। सभी पूरे भाईचारे की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, आयोजक कमेटी की तरफ से, इस जिले की तरफ से इस बड़ी माला से आदरणीय का स्वागत हो रहा है। मैं पुनः जो मेरे दाईं ओर जो मंच लगा हुआ है संत समाज का, उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शास्त्री जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सब मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आइए सबसे पहले उस पावन कार्य के लिए जो आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण के साथ हमारे लिए, आपके लिए किया है, इस देश के पूर्वजों के लिए किया है, एक बार जोरदार तालियों से अपने मेहमानों का अभिनंदन कर दें। कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रोहतक के आदरणीय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और उपस्थित समाज के लोगों को संबोधित करें। भारत माता की, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आज के एक ऐसे ऐतिहासिक मौके पर हमारे बीच में बहुत ही त्यागी महापुरुष, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे अध्यक्ष, और स्टेज पर बैठे सभी साथीगण, एमपी साहिबान, एमएलए साहिबान, राजपूत बिरादरी के सभा के सभी
कार्यकारिणी के सदस्यगण, एमएलए साहिबान और इलाके से दूर दूर से आई सरदारी हमारे सामने बैठी है। माताएं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मंच के लेफ्ट साइड में बैठे बहुत ही हमारे श्रद्धालु, बहुत ही हमारे आदरणीय श्रद्धा सुमन मैं इनको अर्पित करता हूं। हमारा साधु संत समाज, इनको बहुत श्रद्धा के साथ जो मैं समन अपना नमस्कार करता हूं। और हमारे राइट साइड में बैठे हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी सभी साथियों का मैं इस मौके पर स्वागत करता हूं। आज के इस मौके पर हमारे बीच में ऐसे महापुरुष, ऐसे त्यागी पुरुष जो हमारे बीच में आए हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने जिंदगी में कभी स्टेट के लिए, कभी देश के लिए और कभी भाई आप पार्टी के लिए हमेशा त्याग किया है। राजनाथ सिंह जी ने हमेशा त्याग की ये मूर्त हैं। आप देखेंगे कि ऐसे तपस्वी हैं जो हमेशा आगे बढ़ने की, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, अपने स्टेट को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं थोड़ी बातों में माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बीच में समय कम है, मैं छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। रक्षा मंत्री के रूप में आप हमारे इलाके में आए हैं। वैसे तो हरियाणा में आप बहुत ही, हरियाणा में जब आते हैं, हरियाणा बहुत भाग्यशाली है। इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत जो 2019 की कालका जी से आपने शुरू की थी और हरियाणा की सरकार बनी। हरियाणा के लिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से कहूंगा कि भाई पॉलिसी में को थोड़ी बहुत ढील दे करके हमारा मातन हेल का सैनिक स्कूल 2002 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें भी कुछ जो है अगर आप कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत कोशिश की है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं, हमारे धनखड़ साहब प्रयासरत हैं और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भाई अनिल जी हैं और भी सारे साथी इस काम के लिए प्रयासरत हैं कि किसी तरह से मातन हेल में सैनिक स्कूल की स्थापना हो। 200 एकड़ जमीन पंचायत ने दी है और 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका जो शिलान्यास किया था, 2002 में जॉर्ज फर्नांडिस जी ने किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई, हालांकि ये पता लगा कि कुछ ऐसी पॉलिसी बन गई है, कुछ सख्त पॉलिसी बनी है, लेकिन मेरी प्रार्थना है माननीय रक्षा मंत्री जी से, कोई रास्ता इसका अगर निकल सकता है तो इसको निकालेंगे तो इलाके के लिए बहुत बड़ी जो है ये मांग है। और एक और मांग जो है माननीय रक्षा मंत्री जी, ये मैं पार्लियामेंट में भी आपको कई बार मिलकर भी बात बता चुका हूं। मैं, हालांकि आपने इसमें थोड़ा सा मजबूरी की भी बात रखी है, लेकिन क्योंकि लोगों को ये रहता है हमेशा, ये इलाका शहीदों का इलाका है, ये बहादुरों का इलाका है और ये नौजवानों का एक ऐसा इलाका है कि इस इलाके के लिए जितना भी, सेना के लिए जितना भी किया जाए वो थोड़ा है। वैसे रिवाड़ी, उसमें दादरी में, रोहतक में एक रीजनल सेंटर है, भर्ती सेंटर, तो मेरी आपसे दरखास्त है कोई कोसली में अगर आप इस सेंटर को, कोई छोटा सेंटर, अगर भर्ती सेंटर जो है, क्योंकि कोविड की महामारी के बाद 2 साल हमारा नौजवान थोड़ा सा इसमें पीछे रहा है, और अगर आप कोई कोसली में या रिवाड़ी इस इलाके में कोई एक छोटा भर्ती सेंटर अगर बना दें जिसमें साल में 1-2 बार, 2-3 बार भर्ती हो जाए तो इस इलाके के लिए बहुत बड़ी जो है ये मांग रहेगी। और मेरी एक और भी बात जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं इस इलाके के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा, साउथ हरियाणा इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इजाजत दी, हरियाणा सरकार ने इसके सर्वे की इजाजत जो है हमारे को मिल गई है। ये गढ़ी हरसरू से झज्जर तक की इजाजत जो है आप लोगों ने दी है, सरकार ने दी है। तो मेरी यही है कि भाई इसको जल्दी करा करके झज्जर को, इस इलाके को आप दिल्ली से, बहादुरगढ़ से इस इलाके को फर्रुखनगर से आप लोग जोड़े रेल के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। और ये कितनी भी मांग हम रखें उतनी ही थोड़ी है। और मेरी माननीय रक्षा मंत्री जी से एक मांग ये भी है कि अहीरवाल रेंजमेंट जो है, अगर इसकी आप कुछ पैरवाई कर सकते हो, हालांकि बहुत इलाके की मांग है, क्योंकि
ये मार्शल कौम है। इस इलाके में सारी की सारी बिरादरियां इस बात के आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अगर कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें मुझे बताया था, लेकिन मैं फिर भी इसको बार बार मैं रखता रहूंगा। कई बातें और मैं आपको इस बार इसके लिख करके मैं आपको मैं ये चीज दूंगा। एक बेरी के लिए मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बेरी के लिए पंडित भगवत दयाल जी के नाम से गर्ल कॉलेज की जो है पीछे मांग आई थी, और अगर इसमें कोशिश करके अगर ये बन सकता हो तो बहुत बड़ी जो है उस इलाके के लिए जो है उपलब्धि होगी। बाकी इस इलाके के लिए एक जो है हमारे कुलाणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कुलाणा के लिए एक भव्य एक बहुत बड़ी राजपूत धर्मशाला के लिए ये हम सब की मांग है कि कुलाणा में राजपूत धर्मशाला की जो बहुत बड़ी मांग है, अगर इसको आप कर सकते हो। और एक इस इलाके में वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी यूनिवर्सिटी, वेटनरी जो है विश्वविद्यालय की भी लोगों की मांग है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें अगर विचार करें। बाकी आप लोग ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजनाथ सिंह जी मोदी जी के नेतृत्व में हम सब इलाके के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा में विकास का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। और इसका उदाहरण आपने देखा आदमपुर के चुनाव में, आपने देखा आदमपुर के चुनाव की जो जीत थी वो हरियाणा सरकार की नीतियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों की जीत थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई भी दूंगा कि भाई आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हरियाणा को संभाला हुआ है। और इस वीर भूमि के लिए, क्योंकि इसमें कोका, कुलाणा ये सारे इलाके आते हैं। ये इलाका ऐसा है, राजपूतों का इलाका, अहीरवाल का इलाका। राजपूतों ने तो हमेशा कुर्बानियां दी हैं, हमेशा देश के लिए कुर्बान हुआ है। और माननीय रक्षा मंत्री जी, आप जो उचित समझते हो इस राजपूतों के इलाके के लिए, आप जो उचित समझते हो छत्तीस बिरादरी के लिए, ये एक ऐसा इलाका है राजपूत भाई सबके साथ मिलकर के, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के आपस में भाईचारे को निभाने में राजपूत बिरादरी की मिसाल है। और हमेशा हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सारे के सारे मिलकर के इन बातों को आगे बढ़ाते हैं कि समाज में भाईचारा रहे, समाज में प्यार प्रेम रहे और समाज आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, ये इलाका आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ में फिर से ये कई मांगे और भी है राजपूत सभा की, कोसली की, यहां भी सभा के लिए भवन की बात है, जो जमीन उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, मैं दूंगा। एक कोसली के लिए ये मांग आई है और जितने भी मांगे आप और ज्यादा से ज्यादा करके जाएं। यहां पर मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि इसको मुख्यमंत्री जी अगर हो सके तो इस रैली को, बड़ी रैली है ये, इसमें कोई ऐसी घोषणा इस इलाके के लिए हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस इलाके को काफी दिनों बाद नंबर आया है। इस इलाके का झज्जर जिले की रैली है ये, और आप इसको अगर और अच्छे तरीके से आप अगर उचित समझें तो मैं जो है इसको और अच्छी बात रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और सभी संत समाज का धन्यवाद, और सभी संतों को बोलो साधो सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। हमारे सांसद हमारे क्षेत्र की आवाज हैं और उन्होंने हम सब के मन की बात वो मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सम्मुख रखी। इससे पहले कि मैं आज के कार्यक्रम को ये आकार, भव्यता प्रदान करने वाले हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को आमंत्रित करूं, उनसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत समिति से कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्वागत समिति, दिनेश जी, स्मृति चिन्ह। दोस्तों, आज का जो ये आयोजन है, ये समाज का आयोजन है, ये क्षत्रिय समाज का, क्षत्रिय कुल का आयोजन है। समाज के भीतर सब वर्गों में मौजूद छात्र तेज का आयोजन है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अभिनंदन है। इस अभिनंदन के कार्यक्रम को ये भव्यता प्रदान करने वाले हमारे
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में पार्टी बहुत तीव्र गति से संगठन को मजबूत करते हुए एक के बाद एक विजय श्री हासिल करती जा रही है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को, जो हम सबके दिलों की धड़कन है, इस क्षेत्र के का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, कि वे आज के हमारे सभी दिव्य मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करें, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय धनखड़ जी। जिनकी वीरता के किस्से सुन सुनकर, जिनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर हम सब बड़े हुए। कवि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर गए थे और उन्होंने चाक का टुकड़ा उठा के 2 लाइन लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। शब्द भेदी बाण, उस बाण की ताकत दूसरे के मुल्क में आंखें फूटी हुई और उसके बावजूद भी सुल्तान को चित करने वाले जिस बहादुर महापुरुष के मूर्ति के अनावरण के लिए आज ये 36 बिरादरी की सरदारी आई है, उसका दोहा हर किसी को बचपन से चंद्र बरदाई की वो लाइनें प्रेरित करती रही है और पृथ्वीराज का वो काम प्रेरित करता रहा है। 4 बांस 24 गज 8 उंगल परमार और ताहे पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। इस मौके पर उपस्थित संत समाज और आज मुझे फक्र है भारत के रक्षा मंत्री, जिनकी नजरें देखकर हमारे पड़ोसी देश थरथराते हैं, जिनकी निगाहों से भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, जिन्होंने भारत को उन 3 मुल्कों की श्रेणी में खड़ा किया है, या तो अमेरिका या तो इजराइल, 2 ही मुल्क ऐसे थे उन पे कोई अटैक करता था तो उस मुल्क में जाकर अटैक करते थे। आज भारत का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह होने से भारत पर कोई अटैक करता है उसके मुल्क में जाकर ठोकते हैं, हम उसके मुल्क में ठोकते हैं। ये बदला हुआ भारत है। आज चीन की हिम्मत नहीं पड़ती है भारत की सीमाओं की तरफ निगाह करने की। आज भारत राजीव गांधी की तरह ये नहीं कहता कि मैकमोहन लाइन मोटी लाइन से खींच दी गई है, 25 किलोमीटर इधर उधर पता ही नहीं चलता। राजनाथ सिंह जी को 25 इंच भी पता चलता है, अगर कोई घुसता है तो खदेड़ देते हैं। आज का भारत राजनाथ सिंह जी के रक्षा मंत्री का भारत नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त पर अपनी बनाई हुई तोपों से सलामी देता है। आज का भारत पानी में अपना विक्रांत उतारता है। आज का भारत हथियार मंगाता नहीं, दुनिया को हथियार देता है। ऐसे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री का स्वागत इस कुलाणा की वीर भूमि पर करते हुए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, ये वीरों की भूमि है। हर घर में फौजी है। हम सेना में भर्ती अगर 10 होते हैं तो बलिदानों में हम 25 होते हैं। ऐसी ये भूमि है। गांव गांव वीर भूमि, अगणित है शौर्य गाथा। और आज आपके आने पर यहां का हर वीर आपको शीश निभाता, आपको प्रणाम करता है, आपका वंदन करता है। मुझे आनंद है मुख्यमंत्री जी की नीतियों को तोड़वा के, नीतियां अलाउ नहीं कर रही थी लेकिन इन्होंने दरियादली दिखाई और कुलाणा में हमको बेटियों का कॉलेज दिया। मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी से दोबारा नीतियों को तोड़वा कर। और हमने संस्कृति स्कूल पटौदा में बनाया, जबकि जिले में 1 बनता था। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।
और एक नीति और तोड़वाना चाहते हैं, ये सीएलयू की नीति और तोड़ दो, एनओसी कर दो, हमारा भी ऐसा जुगाड़ हो जाएगा। ये गुड़गांव बड़े ठाकरों से रिश्ते होने लग जाएंगे, नहीं तो अभी हमको ये कम मानते हैं। थोड़ा बराबरी पर आ जाएंगे, वहां के चौहानों के साथ, वहां के इलाके के साथ थोड़ी कृपा करना, थोड़े समय की कर देना, किसान के अपने लिए कर देना, कुछ ना कुछ कृपा इस विषय पर जरूर करके जाना, मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपकी पहले बड़ा प्रेम रहा है इस इलाके के प्रति और आगे भी आज आपका प्रेम वैसा ही बरसना चाहिए। एक मांग हमारे सांसद जी ने की, हम बार बार करते रहे हैं, सैनिक स्कूल वाली बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं। ठाकुर साहब आप आए हैं, सीएम साहब हैं और आपका प्रेम हमारे लिए अद्भुत है। और जब प्रेम होता है तो नीतियां टूटी जाया करती हैं, बदली जाया करती हैं। मुझे लगता है कि ये नीति भी बदलेगी। सड़कें हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन अब काफी सारी सड़कों की हालत नहीं है। चाहे झज्जर से बहादुरगढ़ जाना हो, चाहे यहाँ से गुड़गांव जाना हो, चाहे बादली की तरफ जाना हो, कई रोड बड़े अच्छे हो गए। केएमपी अच्छा है, उसके साथ साथ सोनीपत जाने, बागपत जाने वाला रास्ता अच्छा बन गया। लेकिन यहाँ से ऐसा रास्ता चाहिए, यहाँ की रिश्तेदारियां अलीगढ़ तक हैं, बुलंदशहर तक हैं, वो रास्ता भी चकाचक बना दो, रिश्तेदारों को आने में देर ना लगे। वो सड़क हमको सबसे अच्छी चाहिए, वो अच्छी जुड़वा दो, ये आपसे निवेदन करते हैं। ये पूरा ज्ञापन पूरा नहीं पड़ रहे, आपको पूरा ज्ञापन देंगे। और आपने बहुत वर्षों से सुबाना में एक स्कूल जो है बिल्डिंग बनी हुई है किसान स्कूल की, उसके लिए भी हमने पहले मांग की थी, उसमें भी कोई स्किल का कॉलेज बनवाएं। और जैसे मैं निवेदन करूंगा, बड़े दिनों बाद हमने ये जलसा किया है, बुलाए हो, कभी ऐसी स्थितियां थी कि कोरोना आ गया था और आ गया था, बड़े जलसे में कई दिन बाद आए हो और नई पंचायत भी बन गई है। चारों हलके के लिए 50-50 करोड़ रुपए कम से कम जरूर जो खजाना खोल के जाना, जिससे नए सरपंचों को भी कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिले और उनको भी ये दिखाने का मौका मिले। राजपूत समाज की धर्मशाला की मांग हमने की है, 85 लाख बकाया हैं, वह तो माफ कर दियो और 1 करोड़ और दे दियो, बढ़िया बना के उद्घाटन के लिए आपको बुलाएंगे, उसके लिए भी आपसे निवेदन करते हैं। और एक रेलवे लाइन की बात एमपी साहब ने भी की है, सर्वे भी हुआ था, उसको भी पूर्ण तार दियो, जो है ये अभी से निकल जाएगी। और बाड़सा की जो है एम्स तक अगर मेट्रो का भी एक प्रपोजल पहले से आपके सामने है, वह पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से पेशेंट आने और जाने में भी आसानी हो जाएगी। और एक सबसे और महत्वपूर्ण मांग, यहाँ शेर सिंह भी आए हैं और हमारे करणी सेना के साथी भी आए हैं, यहाँ समाज के सभी लोग उपस्थित हैं, भाई संजय सिंह और नैनपाल रावत भी हैं, सुनीता दुग्गल और डीपी वत्स जी भी हैं, रामविलास शर्मा पधारे हैं। और इन सब के सामने कोई भी मुकदमे कोई से भी धरने के प्रदर्शन के हो, चाहे पद्मावती वाले हों, वो भी मुख्यमंत्री जी सारे वापस लेने की कृपा करना, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि जब कोई समाज के गर्व और गौरव को चोट पहुंचाता है तो हम खड़े हो जाते हैं। हम गौरव का नुकसान नहीं देख सकते, समाज की गरिमा का नुकसान नहीं देख सकते। आज आपके नेतृत्व में मान्यवर भारत का गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है, जहां सैनिक क्षेत्र में हो रहा है, वहां तीर्थों पर भी हो रहा है। कभी आपकी सरकार विश्वनाथ का गौरव बढ़ाती है, कभी वैद्यनाथ का गौरव बढ़ाती है, कभी महाकाल का गौरव बढ़ाती है और कभी जो है केदारनाथ का गौरव बढ़ाती है। ये समाज जो सामने बैठा है, ये भी गौरव और गरिमा के लिए लड़ा करता है, ये हम भी गौरव के लिए लड़ते हैं, ये संत समाज भी गौरव की बात करता है। और इसलिए हम आज का जो चित्र हमने लगाया है वो भी गौरव के लगाया है। उस गरिमा और गौरव नई पीढ़ियों में आता रहे, जो पृथ्वीराज चौहान में था। कुछ दिन पहले राव तुलाराम का भी हमने पाटौदा में लगाया था। हम सब गौरव और गौरव से जीने वाले लोग हैं, इसीलिए सेना में जाते हैं, गर्व और गौरव पर मरते हैं, शान पर मरते हैं। और इसलिए किसी शान के कारण से किसी कानून में गुस्ताखी हो गई हो तो सीएम साहब ये समझ के कि ये शान और आन और बान की लड़ाई थी, ऐसे सब मुकदमे किसी भी समाज के हैं उनको खत्म किया जाए, माफ किया जाए। ये आपसे निवेदन करते हुए आज तो मैं तो यहाँ निमंत्रण देने वालों में हूं, अपनी और बात नहीं रखते हुए आपके साथ मांगने वालों में हूं। हम सुनने आए हैं ठाकुर राजनाथ सिंह जी को, भारत के आलीशान शानदार रक्षा मंत्री को, जिनका एक एक शब्द जब राजनाथ सिंह जी बोलते हैं तो भारत नहीं सुनता,
चीन भी सुनता है, पाकिस्तान भी सुनता है, लाइव कैमरे लगाकर सुनते हैं। ऐसे आलीशान रक्षा मंत्री को सुनने के लिए आए, हम भी एक एक शब्द सुनकर जाएंगे और माननीय मनोहर लाल जी को सुनकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, जय भवानी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। एक बार जो हाथ खड़े नहीं हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में, शुरू से लेकर के आखिर तक एक बार सब हाथ खड़े होंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आदरणीय धनखड़ जी का धन्यवाद, उन्होंने हमारे मन की जो थी और ऐसी भी कहीं जो हमारे भी मन में आई नहीं थी, वो सारी बात केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व के सामने रख दी। अब हम सब की निगाहें, हम सब के कान बहुत अच्छी अच्छी बातें अगले दोनों वक्ताओं के श्रीमुख से सुनने के लिए तरसेंगे, उनकी तरफ लगे रहेंगे। मैं हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले, आपसे रूबरू होने के लिए आमंत्रित करने से पहले उनकी उदारता का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन हो रहा था अंबाला में। अपने में से बहुत सारे लोग वहां गए होंगे। कोई पूर्व योजना नहीं थी, कोई पूर्व तैयारी ना हमारी थी और ना उनके मन में थी। मंच पर मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनका उद्बोधन होने वाला था। हम में से कुछ लोगों के मन में आया कुछ तो नया काम बढ़िया सा होना चाहिए। वहीं पल भर पहले, क्षण भर पहले मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि महाराणा बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में बन रहा है, उसका नाम आप अगर घोषित कर दें महाराणा प्रताप के नाम से तो समाज आपका आभार मानेगा। तय मानिए, एक सेकंड नहीं लगाई, पहला वाक्य मंच पर आते ही उन्होंने बोला, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये कहते हुए कि ये तराइन वाले पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के हाथों से हुआ है। तराइन की धरती पर आपकी एक घोषणा कि वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बने और केवल स्मारक नहीं, इतिहास को भ्रष्ट करने वाली घटनाओं को शुद्ध करने के लिए एक शोध केंद्र भी बने, इसकी भी आपने घोषणा की हुई है। यह अनुरोध करते हुए कि उसके रास्ते की बाधाएं भी आप दूर करने की घोषणा करेंगे, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि वे हम सबको आशीर्वाद दें। आदरणीय जी, 1 मिनट का समय लेंगे बस। एक हमारे बीच में उत्तरी भारत के बहुत मशहूर कलाकार जो विशेष रूप से देशभक्ति के गाना गाते हैं, वीरपाल सिंह खरकिया और नुसरत जी, दोनों आप मंच पर आ जाएं, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। मान्यवर, आज जो ये पूरा जो आप पंडाल देख रहे हो, ये हम पूरे इस इलाके की सरदारी 36 बिरादरी इस कार्यक्रम में लगी हुई और ये कार्यक्रम अब सफल होने जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी का पूरा इसमें दिशा निर्देश रहा। मेरे को कोई भाषण नहीं देना, मैं तो मात्र इतनी बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार अगर यूं ही बना रहेगा तो ये केसरिया, ये भगवा ध्वज यूं ही लहराते रहेंगे और ये सरदारी बार बार आपका अभिनंदन करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक वीरपाल जी मंच पर आते हैं, मैं हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसे नहीं भाई, मैं बोलूंगा मनोहर लाल जी को जय श्री राम। दोनों हाथ खड़े, जब तक एक भी हाथ नीचे रहेगा माननीय जी यहां पर नहीं आएंगे। मनोहर लाल जी को जय श्री राम, मनोहर लाल जी को जय श्री राम। माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय गुरुदेव, धन्यवाद। वीरपाल खरकिया जी, मैं चाहूं 2 मिनट बाद। मेरे प्यारे पराक्रमी वीरों, आपके पराक्रम की जानकारी चाहिए। भारत माता की नहीं मिली अभी पूरी जानकारी। भारत माता की दिल्ली भी आवाज पहुंचा दो। भारत माता के धन्यवाद।
मंच पर विराजमान हमारे नौजवानों की धड़कन, अपने कंधों पर देश की सुरक्षा का पूरा भार आप लिए हुए आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हरियाणा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जोशीले जुझारू अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत ही हमारे ओजस्वी तेजस्वी नेता, लगातार वर्षों तक हम सबका मार्गदर्शन आप करते आ रहे हैं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, हमारे यहाँ के सांसद भाई श्री अरविंद शर्मा जी, सांसद सिरसा से हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा में हमारा सांसद इस नाते से प्रतिनिधित्व हरियाणा का कर रहे जनरल डीपी वत्स जी, हमारे इस आसपास के इलाकों से पधारे हुए विधायकगण श्री मोहनलाल कौशिक जी, श्री संजय सिंह जी, श्री लक्ष्मण यादव जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विक्रम काद्यान जी, राजपूत सभा के हमारे अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान जी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा बहन सुमित्रा चौहान जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, मंच संचालक श्री दिनेश शास्त्री जी, वीरेंद्र चौहान जी, उपस्थित अन्य सभी मंचासीन श्रेष्ठजन, दाएं बाएं मंचों पर विराजमान संत समाज, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही एक गौरव का यह दिन है आज, जिन्होंने देश के इतिहास में ऐसे नए नए कीर्तिमान स्थापित करके देश की सांस्कृतिक दिशा को, सामाजिक दिशा को मोड़ दिया है। ऐसे हमारे पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान, उनके आज प्रतिमा का अनावरण करने का यह सुनहरा दिन, इसका अनुभव किया और इस जोश में, पूरे इस उत्साह के साथ इस इलाके की जो सरदारी है इकट्ठी हुई है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आज मैं स्वागत करता हूं कि हरियाणा में अभी पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव में 2 चरणों का चुनाव पूरा हो गया है, तीसरा चरण अभी आना शेष है, लेकिन 2 चरणों में भी झज्जर जिले के और आसपास के जिलों के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम इस नाते से सरपंच और पंचों का परिणाम आ चुका है, तो जो भी इन जिलों में यहाँ उपस्थित अथवा नहीं भी उपस्थित हैं, तो ऐसे हरियाणा के जो पंच और सरपंच जीत चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों, आज का दिन ये इतिहास को जीवित करने का एक ये दिन है। इतिहास तो लगातार चलता है, लेकिन अगर उस इतिहास की घटनाओं को स्मरण न किया जाए तो इतिहास कहीं ना कहीं खो जाता है। और यदि लगातार स्मरण करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, इन सबको उनके जीवन से, जो इतिहास के अंदर जिन जो स्तंभ रूप में खड़े रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी शख्सियत सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान की रही है, जिन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी। एक दुर्भाग्य स्थिति रही, दुर्भाग्यपूर्ण के इतिहास को बहुत ही विकृत करके, तोड़ मरोड़ करके पेशित किया जाता रहा। मोहम्मद गौरी की जीत का वर्णन तो कर दिया जाता है,
लेकिन मोहम्मद गौरी को जिस प्रकार से हराया, परास्त किया, पृथ्वीराज जी ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, पृथ्वीराज जी ने जो अपनी जीत हासिल की, उस समय उनके लोग जो जिन्होंने साथ उनको दिया, उनके इतिहास को बहुत सिंपल से, थोड़े से तरीके से और रखा जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी बात को लेकर के हमने पीछे त्रावड़ी जिला करनाल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक स्मारक, न केवल स्मारक बल्कि एक शोध संस्थान, उस शोध संस्थान में अपने देश का जो उज्जवल इतिहास है और इन लोगों के जितने भी उस समय के कारनामे जो इन्होंने अच्छे किए देश के लिए, उन सबको उजागर करने के लिए एक शोध संस्थान बनाया जाएगा और उसकी छोटी मोटी बाधाएं हैं उनको सबको दूर करके बहुत जल्दी उस स्मारक बन जाएगा। मित्रों, पृथ्वीराज जी चौहान का संबंध हरियाणा से बहुत गहरा रहा है। जैसा उनकी राजधानी, सौभाग्य से आज मैं वहां जा रहा हूं, एक तरफ तो यहां उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य हमको मिला, राजनाथ सिंह जी ने इनके हाथों द्वारा वो यानी एक अनावरण किया गया है, हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। और जो सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान की जो राजधानी हरियाणा में रही, वो हांसी में रही है। अभी 1 घंटे के बाद हमारा हांसी में कार्यक्रम है, वहां भी मैं जाकर आ रहा हूं। दोनों स्थानों का संबंध उनका, और त्रावड़ी तो मेरे अपने क्षेत्र में है ही है। तो इस प्रकार से उनके इस हरियाणा की धरती के साथ त्रावड़ी की लड़ाई हो, यह हरियाणा के क्षेत्र में, क्योंकि कहा जाता है कि हांसी एक ऐसा देश का एक ड्योढ़ी थी कि कहा जाता था कि जो आक्रांता थे, पश्चिम से जो आक्रांता आते थे, वो अगर हांसी को पार करेंगे तभी जाकर के बाकी प्रदेश और देश में आगे बढ़ पाएंगे। हांसी में उनको रोका जाता था, इसलिए पृथ्वीराज जी चौहान ने अपनी वहां राजधानी बनाई थी। और ये तथ्य बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में, जितने भी प्रदेश के अंदर महापुरुषों के ऐसे स्थान मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक और आज संयोग की घटना है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनका भी एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। हांसी में आज उन्हीं के कार्यक्रम के लिए मैं जा रहा हूं। उनकी राजधानी जब उन्होंने युद्ध किया और मुगलों को परास्त करने का काम किया सन 1708 ईस्वी में, उनकी राजधानी भी हरियाणा में यमुनानगर जिले के अंदर लोहगढ़ में है। उस लोहगढ़ पर भी एक हम स्मारक बना रहे हैं। तो ऐसे जितने महापुरुष हुए हैं, उन सबको याद करने के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। ये हमने स्पेशली बनाई है ताकि इस प्रकार के संतों का, महापुरुषों की जीवनी का, उनके विचारों का प्रसार हम समाज में करेंगे तो समाज के अंदर उनका एक जिसको कहना चाहिए एक स्वाभाविक उत्थान होगा, नैतिकता बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, उत्साह आएगा, जोश आएगा। और ये जो हरियाणा कभी एक समय में बहुत सी ऐसी विकृतियां हमारे समाज में जो आई हुई थी, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज का जोश बढ़ रहा है। वैसे तो बहुत बहादुर हरियाणवी कौम है और वो इसी में से सिद्ध होती है कि देश की आबादी के हम सिर्फ 2% हैं। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2% है। लेकिन अगर सेना की सेवा में यहां की संख्या का अनुपात अगर मैं आपको बताता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी तो उस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बार बार उल्लेख करने का मन करता है कि हम उसमें 10% हिस्सा रखते हैं। 10% मित्रों, सेना में जाने का हमारे युवक का एक मनोबल, उत्साह होता है। युवा हमारा बड़ा, जिसको कहना चाहिए संघर्षशील। मजाक में धनखड़ जी को मैं कह रहा था कि हमारा युवा लड़ने भिड़ने में और बड़ा होशियार होता है, बड़ा उत्साही होता है। सीमा पर जा करके लड़ करके जान की परवाह नहीं करता, और जब जाके परवाह नहीं करता देश की रक्षा में वो काम आता है, शहीद भी होता है। लेकिन कभी कभी अगर उसको सेना में भर्ती होने का मौका ना मिले तो वो आपस में लड़ने लग जाते। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हर एक युवा की शक्ति का उपयोग हो। आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता, विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा, और अगर वापस आएंगे कहीं और काम मिले न मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे।
और ये योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है। अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है, 3000 भर्ती वहां से निकली है, एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी और ये संख्या और भी बढ़ेगी तो समाज में एक अनुशासन आएगा और एक वीरों की धरती उसको और आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं कुल मिलाकर के बहुत अधिक अगर यहां बोलता हूं तो फिर आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हमको सुनना है। मैं तो इतने ही विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि पूर्व वक्ताओं ने, चाहे हमारे मंच संचालक द्वारा, चाहे सांसद जी द्वारा, चाहे हमारे अध्यक्ष जी द्वारा बहुत से विषय रखे गए हैं। अब क्योंकि इलाके में एक अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो पूछेंगे क्या लाए हैं, और जब जाने लगेंगे फिर पकड़ लेंगे क्या दे के जाओगे, अगली बार आओगे तो क्या लाओगे। तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े, यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही राजपूत सभा झज्जर की धर्मशाला का एक विषय आया कि वहां कोई जमीन ली गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसका पैसा समय पर पहुंचाया नहीं, तो उसका 88 लाख रुपए बकाया हो गया है। तो मैंने कहा है कि उसमें से जरा उसके 2 हिस्से कर लो, एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका ब्याज कितना है, कम से कम आधे से ज्यादा तो ब्याज ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको आधे करने का काम तो मैं करा ही दूंगा। सुनिए 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 आप कह रहे हैं पूरा, मेरी एक कठिनाई है उसमें। कठिनाई क्या है कि सरकारी नियम होते हैं, उन नियमों में जो उसकी मूल राशि होती है, जो अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो, सुन लो, अरे सुनो तो सही, सुनो, सुनो तो सही, सुनो तो सही, आगे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो, अभी इतना जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो फिर बाकी रह जाएगा जो और मैं बोलने वाला हूं, बाकी सब रह जाएगा। अभी तो छोटी आइटम से शुरू किया मैंने। एक नियम होता है, सुनो, नियम होता है कि जो जमीन का ओरिजिनल रेट इसकी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कानूनन कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए वो जितनी राशि होगी, मैंने कहा उसका पता करें, अगर वहां माफी नहीं भी होगी तो कहीं से उपलब्ध कराएंगे, और उपलब्ध करा के भी संस्था कहेंगे कि भाई आपको ना करना पड़े, लेकिन वहां जमा कराने के कहीं से भी मदद करेंगे। हाँ, भवन के लिए हर जगह, धर्मशालाओं के लिए 5-11 लाख मेरा खाते में से नेचुरली जाता है, लेकिन यहां मैं भवन में जो उसकी कीमत, जो उसका खर्च आएगा 21 लाख रुपया, उसके लिए अनाउंस करता हूं। अब जहां तक इलाके के विकास की बात है, बहुत सी बातें लिख के दी हैं, लेकिन ये सारी मांगे कुछ तो 1-2 दिन पहले ही मिली हैं, कुछ आज मंच पर बैठे बैठे मिली हैं। तो हर एक का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, वो अभी डिपार्टमेंट से ली नहीं गई है। लेकिन हाँ, आपके जो आए हुए काम हैं उसमें जहां तक सड़कों का विषय है, सड़कों की रिपेयर है, सड़कें नई बनाने की जो बात आई हुई है, उसमें पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों का मुरम्मत और नई बनाने का काम ही आपका कराया जाएगा। 100 करोड़, एक नहीं 100 करोड़। दूसरा विषय, पंचायतें नई बनी हैं अभी नई पंचायतों के लिए भी गांव-गांव में कुछ आवश्यकता पड़ेगी। नई पंचायतें बनी हैं, हमने भी इन कामों के लिए जब उनकी ओथ हो जाएगी, उसके बाद हर एक गांव में जो काम वहां की पंचायत से आप रेजोल्यूशन पास करा के या नगर पालिकाओं से रेजोल्यूशन पास करा के लाएंगे, ऐसे पूरे जिले में जो मांगा गया है 50-50 करोड़ रुपया दोनों जगह के लिए, वो 50-50 होगा या 75-25 होगा, वो तो कितने काम कहां के आएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, आज मैं अलग अलग मांग के हिसाब से, तो शायद इसलिए नहीं कि उसकी
कोई जानकारियां पहले से नहीं है, लेकिन मोटे रूप से ये सारे काम दिसंबर के पहले सप्ताह में, चुनाव भी सारे समाप्त हो चुके होंगे, एक एक काम की जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इसलिए 100 करोड़ वो और 100 करोड़ ये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ये जो बात बार बार हमारे मंच से आ रही है, सांसद महोदय ने भी रखी है, अध्यक्ष महोदय जी ने भी रखी है, मैं भी पूरा आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो मातन हॉल में सैनिक स्कूल की बात है, ये सैनिक स्कूल, इसका भी जो मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी अपनी नीति में छूट देकर विशेष प्रायोजन करके, रक्षा क्षेत्र में हरियाणा की बहुत बड़ी एक भूमिका है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह है कि कोई स्पेशल योजना बनाकर मातन हेल का ये सैनिक स्कूल, इसको जरूर सिरे चढ़ा दे। मेरा ये विनम्र आग्रह है आपसे। एक मांग आई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हुड्डा विभाग पहले कहते थे, झज्जर में सेक्टर 6, भाई शांत रहो। आपके बोलने शोर करने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ आज बताया ठीक है, और आपका हमारा खाता लगातार चलेगा, कौन सा बंद हो गया कल फिर सही, चिंता क्यों करते हो। इसलिए HSVP के सेक्टर्स, इसमें नए सेक्टर बनाने की बात आई है। सेक्टर 6 पहले से विकसित है, आधा पार्ट और विकसित किया जाएगा जो बाकी बचा है। सेक्टर 9 को भी विकसित किया जाएगा, और जिनकी जरूरत है प्लाटों की, वो प्लॉट भी दिए जाएंगे। और 2 महीने में वहां की जो सड़कें, वहां का जो विकास का काम है झज्जर का, वो भी पूरा करा दिया जाएगा। मित्रों, बहुत सी मांगे हैं। एक जल भराव है खेतों में, लगभग 10,000 एकड़ के अंदर जल भराव, ये भी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं। अगले 2 महीने के अंदर पानी इसका बाहर निकाल करके और बोने लायक वो जमीन बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए आपकी रबी की फसल उसमें बोई जा सके, इसका जरूर प्रबंध किया जाएगा। फिर किसान स्कूल, जो धनखड़ जी ने कहा कि किसान स्कूल है यहां, तो किसान स्कूल को उसको मंजूर किया जाता है। वो स्किलिंग का स्कूल, हुनर के विकास का स्कूल, उसमें तुरंत चलाया जाएगा अगले सेशन से, इसलिए वो बिल्डिंग खाली नहीं रहेगी, उस स्कूल का भी और ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तो मित्रों, जो बातें आपके ध्यान में मैंने करानी थी वो कराई हैं। फिर भी चूंकि मैंने बताया कि डिमांड्स लेट हो गई, अगर टाइम से पहले आती तो इनका फिजिकल जो भी कोई वेरिफिकेशन कराना था, फिजिबिलिटी, वो करा के लाई जाती। अभी भी चुनाव समाप्त होते ही, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, इस महीने के अंत तक ये चुनाव सब समाप्त हो जाएंगे। दिसंबर पहले सप्ताह में इन सारी चीजों की प्लानिंग बना करके आप तक भेज दिया जाएगा। आपने अभी चूंकि हमारे रक्षा मंत्री जी का भाषण सुनना है, इसलिए उनके भाषण के और आपके बीच में मैं ज्यादा न रहूं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कहा, कोई बात रह जाए तो भाइयों भूल चूक लेनी देनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार। उन्होंने बहुत सारी मांगों पर जो हम चाहते थे वो किया है, और आने वाले समय में और भी चीजें उस तरह की जो हम चाहते हैं होने वाली हैं। आज हम सपाद लक्ष्य जिस क्षेत्र को कहते थे, मध्य प्रदेश से लेकर के सुदूर हिमालय तक, उसके सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री जी आए हैं। रक्षा मंत्री जी जिनके तिलक करने के बाद रफाल जो है वो भारत के आसमान की रक्षा करते हुए घर्राता हुआ हमको दिखाई देता है। ऐसे रक्षा मंत्री जी जो संघ की शाखा में शाखा कार्यवाह से शुरू होकर और एक दिन फिर कृषि मंत्री हुए, तो किसान, हरियाणा किसानों का प्रदेश है, किसान के जो ब्याज की दर कम करने वाले ऐसे हमारे नेता, जिन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देश का नेतृत्व किया, और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के रूप में हमें एक ऐसा अद्भुत हीरा दिया अध्यक्ष के नाते, हम आदरणीय रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करें। उससे पहले दिनेश जी,
मैं चाहूंगा कि हमारे उत्तर भारत के बहुत ही बड़े कलाकार तंवर वीरपाल सिंह कंवर खरकिया, कहाँ जी, एक बार मैं चाहूंगा कि मान्यवर इनको सम्मानित करें, साथ में नुसरत खान जी। बहुत गजब की जोरदार तालियों के साथ भाई। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। भारत माता की, भारत माता की। माननीय ठाकुर राजनाथ जी को जय श्री राम। ऐसे नहीं होता भाई। माननीय ठाकुर राजनाथ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के तेज तर्रार अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और हमारे हरियाणा के पूर्व मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी यादव, मंत्री हरियाणा सरकार, और आपके लोकप्रिय सांसद जो बराबर आपकी समस्याओं को संसद में उठाते रहते हैं, ऐसे श्री अरविंद जी शर्मा, वैसे ही तेज तर्रार सांसद श्रीमती सुनीता जी डिग्गल, आपके राज्यसभा सांसद जो लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं, सेना में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, शानदार सेवाएं दी हैं, ऐसे डीपी वत्स जी, और आपके तेज तर्रार विधायक श्री संजय सिंह, नयनपाल रावत विधायक, श्री सत्य प्रकाश जी जरावत विधायक, श्री मोहनलाल विधायक, श्री विक्रम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा जी कहाँ हैं? अब देखिए, या शेर सिंह नाम से ही मैंने कहा कि शेर सिंह को मैं देखना चाहता हूं। श्री सुखदेव सिंह गुगा मेड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, श्री सुरजीत सिंह राजपूत सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश जी शास्त्री मंच संचालन कर रहे हैं, और हमारे विक्रम कादियान जिलाध्यक्ष झज्जर श्री महेश चौहान, श्री राहुल राणा और श्रीमती सुनीता चौहान, और मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, और हमारी बाईं तरफ हमारे सब पूज्य संतगण बैठे हैं। आप सबकी तरफ मैं शीश झुकाकर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, हरियाणा राज्य का जहां तक प्रश्न है, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों, सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है,
इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वह कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जिसमें आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, पर राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित थे, अंकित हैं और भविष्य में भी यही अंकित रहेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान का भाव है, इसका सहज ही अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं। 1100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में यह तड़पन है, महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए। और इस हरियाणा की धरती पर आप लोगों ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाकर आपने दिखा दिया। मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों पर और लोगों के द्वारा भी सुनी होंगी। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी यहां पर मौजूद हूं तो कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा था, जबकि सच्चाई है कि हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके बाद भी भारत के अनेक हिस्सों में हिंदू शासकों का शासन रहा है, और जिसमें सबसे उल्लेखनीय है छत्रपति शिवाजी जी महाराज का मराठा शासन भी रहा है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर भी अंतिम हिंदू शासक हेमू थे, जिन्होंने स्वयं ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और हेमू विक्रमादित्य ने ही 1556 में लड़ी गई इसी पानीपत, हरियाणा की पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल शासक अकबर का मुकाबला किया था। पूरी लड़ाई में हेमू का पलड़ा भारी रहा, मगर अचानक तीर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े थे। परिणाम स्वरूप हेमू विक्रमादित्य को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी इतिहासकार टॉड ने, अंग्रेज थे, इतिहासकार टॉड ने यह कहा है कि सम्राट पृथ्वीराज एक हिंदू शासक थे। तो इसके पीछे कारण क्या था, मैं समझता हूं इसको समझने की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, मेरा यह मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज भारत की उस सांस्कृतिक चेतना और परंपरा के अंतिम शासक थे जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुई और यहीं पर पली और यहीं पर बढ़ी। और इस देश पर आक्रमणकारियों के आने का सिलसिला ईसा के जन्म के 326 वर्ष पहले ही यह प्रारंभ हुआ, मगर सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक इस देश पर कोई बाहरी ताकत आकर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाई थी। यह करिश्माई शौर्य और पराक्रम का परिचय यदि किसी ने दिया था तो पृथ्वीराज चौहान और उसके पहले के शासकों ने दिया था। इस देश पर आक्रमण सिकंदर ने किया, शेल्यूकस ने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, शकों ने किया, हूणों ने किया, तमाम आताताई आए मेरे बहनों भाइयों, मगर वे या तो पराजित होकर चले गए या फिर यहां की संस्कृति में ही वह पूरी तरह से रच बस गए। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में जीतकर पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मन के प्रति सदा सहता दिखाई, दरियादिली दिखाई, और दरियादिली दिखाते हुए उसे जिंदा वापस लौटने दिया था। कल्पना कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान
का मन कितना विशाल था, मन कितना बड़ा था। परिणाम यह हुआ कि अगले ही साल मोहम्मद गोरी एक बड़ा लाव लश्कर लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान को इस बार हार का सामना करना पड़ा था। दुश्मन के साथ मानवीय व्यवहार करना और मेरे बहने भाइयों सदा सहता दिखलाना और उसे माफ कर देना, वैसे आमतौर पर लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी दिलेरी का परिचय दिया, बड़े मन का काम किया, मगर मैं मानता हूं उसे इतना मौका दे देना कि वह दोबारा पलटकर आप पर हमला कर दे, इसे हमारे यहां एक सद्गुण विकृति कहा गया है। सद्गुण विकृति कहा गया है। और आप पूछेंगे कि यह सद्गुण विकृति क्या होती है, तो यह मानवीय स्वभाव की एक ऐसी कमजोरी है जिसमें व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के कारण ही वह कमजोर पड़ जाता है। और यह सद्गुण विकृति केवल सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समस्या नहीं थी, बल्कि यह सद्गुण विकृति समस्या धीरे धीरे पैदा हुई जब भारत अपने आर्थिक और सांस्कृतिक वैभव पर पहुंचा था, तो हमने शांति को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। शांति के पुजारी भी हम कहे जाते थे। हमने युद्ध को त्याग कर बुद्ध को अपनाया और पूरे समाज में शांति का और अहिंसा का संदेश देने का काम हम लोगों ने किया। भारत का यह संदेश कई अन्य देशों में भी गया मेरे बहनों भाइयों, और उनमें से कई देशों में तो महात्मा बुद्ध के उपासक बहुत बड़ी संख्या में बन गए। मगर धीरे धीरे यह सद्गुण समाज को युद्ध से इतना दूर ले गया कि हमारे अंदर अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ने की इच्छा धीरे धीरे यह समाप्त होती चली गई। प्रख्यात इतिहासकार आर्नल्ड टाइनबी ने लिखा है कि जब कोई सभ्यता अति सभ्य हो जाती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भी सुन लें, जब कोई सभ्यता अति सभ्य हो जाती है तो कोई न कोई बर्बरता उसे निगल जाती है। भारत की महान सभ्यता व संस्कृति को भले ही कोई निगल नहीं पाया हो मेरे बहनों भाइयों, मगर शासन सत्ता के स्तर पर जो कमजोरी हुई उसका खामियाजा भारत को सदियों तक गुलामी के रूप में भुगतना पड़ा है। इस हकीकत को भी हमें समझने की जरूरत है। पहले तुर्कों ने, फिर मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने इस महान देश पर बहुत कम संख्या में होने के बावजूद न केवल राज किया, बल्कि भारत को उसकी जड़ों से काटने की भी उनके द्वारा कोशिश की गई। और भारत को सांस्कृतिक रूप से काटने के लिए मुगलों ने भी प्रयास किए और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भी यह प्रयास किया गया कि भारत अपनी संस्कृति से कट जाए, भारतवासी अपनी जड़ों से यह पूरी तरह कट जाएं। और वे जानते थे कि यदि भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यदि जग गया तो उनके लिए एक दिन भी यहां पर टिक पाना यह मुश्किल है। बहनों भाइयों, बहुत संक्षेप में यह बात मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सिलसिला प्रारंभ किया है बहनों भाइयों, ताकि अपनी संस्कृति से हमारे भारतवासी किसी भी सूरत में कटने ना पाए। यदि आप अपनी नजर दौड़ाकर देखें तो अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है, और अंग्रेज ने जो काशी वाराणसी का काशी विश्वनाथ, औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर जिसको सैकड़ों वर्ष पहले धराशायी कर दिया था, आज अपनी आंखों से जाकर उसका भव्य स्वरूप आप काशी विश्वनाथ का देख सकते हैं, बाबा शिव का देख सकते हैं, बाबा भोले का देख सकते हैं। सोमनाथ में जाइए, वहां भी आपको सोमनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, जहां भी जाइए, बहनों भाइयों, हम लोगों ने कभी संकोच नहीं किया, क्योंकि बराबर हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं इन्होंने हमें प्रेरणा दी है, त्याग करने की प्रेरणा दी है, और जरूरत पड़ने पर भारत के लिए अपना बलिदान करने की भी प्रेरणा दी है। इसीलिए हमारी यह बराबर कोशिश रहती है कि हमारा भारतवासी किसी भी सूरत में अपनी जड़ों से न कटने पाए। क्या क्या तमाशा नहीं किया अंग्रेजों ने, भारत के बारे में कह दिया इंडिया कभी नेशन था ही नहीं, इंडिया भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत अभी राष्ट्र बन रहा है, यह कहकर हमको जलील करने की कोशिश की। लेकिन बहनों भाइयों, मैं उस श्लोक की याद दिलाना चाहता हूं जिसे हमारे ऋषियों और मनीषियों ने लिखा है,
उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। जहां पर जिसके उत्तर में समुद्र हो और दक्षिण में हिमालय हो, और उस भारत का नाम उस देश का नाम भारत है, और उसी के हम सभी संतति हैं। आसेतु हिमाचल, यह भारत हमारा एक है। यह हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा है बहनों भाइयों। लेकिन बराबर यह कोशिश उनके द्वारा यह की जाती रही है। लेकिन वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद देश और समाज को पुनः जागृत किया, और उन्होंने जनता को भारत की सांस्कृतिक चेतना का स्मरण कराया जो कहीं कभी वह खो गई थी। और उसी का परिणाम रहा है मेरे बहने भाइयों कि 1947 में भारत को जाकर आजादी मिली है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और सत्ता बदली है, उसके बाद भारत की क्या स्थिति रही है उसके बारे में बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं यहां पर निश्चित रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में जाओ, दुनिया के रहने वाले लोगों से पूछो, आज सारी दुनिया यह मानती है कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। एक धारणा सारी दुनिया में भारत के बारे में बनी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने अखबारों में भी देखा होगा, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। क्या कभी आपने इसके पहले सुना था? मैं बहने भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं तो जो भी स्वाभिमानी भारतवासी होगा उसका सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है बहनों भाइयों, कि हमारी भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा दुनिया में किस तरीके से बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी। और यह हरियाणा की धरती बहुत सारे बहादुरों को, वीरों को पैदा किया है। किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में पट्टिका लगी हुई है जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वहां आपको पट्टिका देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों की यह धरती है। और आज भी मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के द्वारा जिस तरीके से हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए शौर्य और पराक्रम समय समय पर दिखाया गया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। गलवान घाटी में जब भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था, दोनों तरफ से जब सेनाएं खड़ी हुई थी, गुत्थम गुत्था हुआ था बहनों भाइयों, तो हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, यदि सारी गाथा मैं आपके सामने रख दूं तो अपने आप आपका सीना चौड़ा हो जाएगा बहनों भाइयों। और मैं समझता हूं ऐसे सारे सेना के जवानों का एक बार हाथ उठाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, तालियां बजाकर किया जाना चाहिए। यह अद्भुत भारत है मेरे बहनों भाइयों, यह अद्भुत भारत है। भारत के बारे में जब पहले यहां पर आतंकवादी वारदातें हुआ करती थी तो लोग कहते थे पाकिस्तान अलग हो गया, आतंकवादी वारदातें बंद हो जानी चाहिए थी, पाकिस्तान कमजोर देश है, भारत आक्रमण क्यों नहीं कर देता, कुछ हमारे यहां लोग बोला करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, भारत का स्वभाव है, हमारी यह कोशिश रहती है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और आपने देखा कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से बराबर पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की सीमा में भेजकर भारत को अस्थिर करने और तोड़ने की वह कोशिश करता है। और आदत बिगड़ गई थी पाकिस्तान की। लेकिन जब उरी और पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कातिलाना हमला आतंकवादियों ने कर दिया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 15 मिनट के अंदर फैसला कर लिया बहनों भाइयों,
और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह शौर्य और पराक्रम भारत के अंदर है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लंबे समय तक अंग्रेजों की हुकूमत रही है। गुलामी की मानसिकता से भी मेरे बहनों भाइयों हम सबको बाहर आने की जरूरत है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तब भी लोग उदाहरण दिया करते थे कि अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, उसका गुणगान हुआ करता था। लेकिन आपने देखा इस गुलामी की मानसिकता से भी हम भारतवासी धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही राजशाही मानसिकता को त्याग कर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ पर बदल दिया है मेरे बहनों भाइयों। और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा भी लगा दी गई है, ताकि नेताजी से लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से वह पालन करें। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय की भारतीय नौसेना, इसका एक अंग्रेजी निशान था इस पर, और वह सेंट जॉर्ज के समय का था। सेंट जॉर्ज के समय का वह निशान पड़ा हुआ था। भारतीय नौसेना का जनक यदि हम किसी को मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति महाराज शिवाजी की मुहर से प्रेरित एक निशान अब हमने अपने उन नौसेना के युद्ध पोतों पर लगा दिया है बहनों भाइयों। और वह सेंट जॉर्ज का वो निशान था, उसको हटा दिया है। धीरे धीरे इस गुलामी की मानसिकता से भारत को मुक्त करने की दिशा में भी हम लोगों के द्वारा तेजी से काम हो रहा है। अंग्रेजों के समय के बने हुए बहुत सारे पुराने कानून जिनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, 1500 से अधिक कानून हम लोगों ने राज्यसभा और भी लोकसभा में लाकर उसे तत्काल समाप्त कर दिया है। और ऐसे बहुत सारे और भी कानून पड़े हुए हैं बहनों भाइयों, जिन कानूनों को हम समाप्त करने की अभी योजना बना रहे हैं, उनको भी हम समाप्त करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, यह धरती जहां पर आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई है, आपको प्रेरणा किसने दी? मैं प्रेरणा देने वालों को भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि 1000 साल बाद भी आप पृथ्वीराज चौहान को भुला नहीं पाए। और कभी कभी तकलीफ होती है इस बात की कि बहनों भाइयों, जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको लेकर भी विवाद खड़ा किया जाता है। जो हमारे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े हुए हमारे प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको भी लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। आपको यह जानकारी प्राप्त होगी, G20 यानी दुनिया के ऐसे देशों का एक सम्मेलन यहां पर होने जा रहा है जो कि दुनिया की 85% से अधिक की अर्थव्यवस्था पर अपना होल्ड रखते हैं। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था के ऊपर जिनका एक प्रकार से होल्ड है, कब्जा है, ऐसे सारे बड़े बड़े देशों का एक सम्मेलन से G20 कहते हैं, वह भारत में होने जा रहा है। और उस सम्मेलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक लोगो जारी किया और उस लोगो में एक कमल का फूल बना हुआ था। कमल का फूल देखते हुए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि यह कमल का फूल तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बहनों भाइयों, आरोप लगाने की भी एक हद होती है, कोई एक सीमा होती है, जबकि सच्चाई है, मैं आपको भी बतलाना चाहता हूं, कमल का फूल भारत की सरकार ने ही 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया था। और उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि कमल का फूल इस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए किया गया। जब 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, तो आजादी के मतवालों ने एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। यह है कमल का फूल।
क्या हम उस कमल के फूल को भुला दें? क्या यह करके प्रधानमंत्री ने कोई बड़ा अपराध किया? उसको लेकर पूरा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है इसलिए कमल के फूल को हमको छोड़ देना चाहिए? उसे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर की मान्यता उसकी रद्द कर देनी चाहिए? यदि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है तो क्या इस पंजे को काट देना चाहिए? पंजे का भी यह शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि किसी का चुनाव चिन्ह साइकिल है तो क्या साइकिल छोड़ देनी चाहिए? साइकिल पर नहीं बैठना चाहिए? क्या केवल चुनाव चिन्ह होने के नाते? बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भी हमारी चीजें भारतीय संस्कृति की अस्मिता के साथ जुड़ी हैं उनसे वह परहेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि बहनों भाइयों, जब तक हमारी यह सरकार है, हम भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हम सबको कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े। कैसी अद्भुत संस्कृति है हमारे भारत की। दुनिया का अकेला देश यह भारत है मेरे बहनों भाइयों, जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को देने का काम यदि किसी एक देश ने किया है तो हमारे और आपके देश भारत ने किया है। बहनों भाइयों, इतना बड़ा, इतनी बड़ी संस्कृति, क्या उससे भारत कटकर अपनी अस्मिता बचा सकता है? क्या भारत जिंदा रह सकता है? अब इतना ही नहीं बहनों भाइयों, हम किसी भी सूरत में जो भी गुलामी की मानसिकता रही है अथवा गुलामी के जो भी प्रतीक हैं, सारे हम प्रतीकों को समाप्त करेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। हमें कोई रोक नहीं सकता। भारत अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आपको जानकर खुशी होगी इस बात की, कान खोलकर आप भी सुन ले बहनों भाइयों, भारत के प्रति आपके मन के अंदर भी हृदय में गौरव का, स्वाभिमान का एक भाव पैदा होना चाहिए कि जो भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 के पहले 10वें 11वें स्थान पर था, 8 साल में ही वह करिश्मा यह हुआ है कि वह अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज में वह हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप करके अब दुनिया के 5 बड़े देशों की कतार में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। 8 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता बहनों भाइयों। 2047 आते आते अमेरिका को, चीन को पीछे छोड़कर इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, नंबर 1 पर यह भारत पहुंच जाए। आवश्यकता है कि भारत की इस राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने की, और मैं समझता हूं इसके लिए हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जैसे और अन्य बहुत सारे हमारे लोग हैं। मुझे मालूम हुआ राव तुलाराम जी की भी प्रतिमा का भी शायद साल 1.5 साल पहले यहां पर अनावरण हुआ है। मैं सभी लोगों का नाम यहां नहीं लेना चाहता बहुत दूर जाकर, लेकिन मुझे जानकारी दी गई है राजा नाहर सिंह जी का कि प्रतिमा भी यहां पर लगी हुई है। ऐसे सारे महापुरुषों से हम सबको प्रेरणा हासिल करनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों। यह सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करता हूं और मैं फिर से एक बार भूरि भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाकर एक श्रेष्ठ काम किया है, उत्तम काम किया है। इसलिए फिर से एक बार शीश झुकाकर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, कुछ आप लोगों ने मांगे भी रखी हैं, कुछ मांगे भी आप लोगों ने यहां पर रखी हैं। मैं बहुत दुविधा में हूं, बहुत संकट में हूं, क्योंकि मैंने उसके पहले कभी देखा नहीं है।
मुझे बताया भी नहीं गया। आज यह मालूम हुआ है, कोई सैनिक स्कूल था, कहां था? मातन हिल। अब वो 88 में शायद किसी ने आकर घोषित किया था, लगभग नहीं 88 में जॉर्ज फर्नांडिस नहीं थे, 2002 में हुआ था। अब वो नहीं हुआ, पॉलिसी बदल गई है, हमारे आने के पहले पॉलिसी बदल गई है। लेकिन आप लोगों ने कहा है तो आप लोगों की बातों को मैं बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा हूं। अरे भाई तुरंत ताली मत बजाइए। मैं आप लोगों की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा हूं। मैं जाकर देखूंगा क्या है। अब हमको जानकारी है नहीं, यहां आने पर जानकारी मुझे हुई है। जाकर मैं देखूंगा, रंश मात्र भी यदि गुंजाइश होगी तो जरूर मैं उस काम को करूंगा। लेकिन फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने अपनी जिंदगी में राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी नहीं किया है। हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है बहनों भाइयों। और आजाद भारत की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि नेताओं ने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं। आंशिक रूप से अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो आज के 25, 30, 40 साल पहले ही भारत हमारा दुनिया का एक धनवान देश बन गया होता, ताकतवर देश बन गया होता। कथनी और करनी में अंतर लाकर जो भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हुआ था, हम उस विश्वास के संकट को नहीं पैदा होने देना चाहते। विश्वास के संकट को हमारी सरकार ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम लोगों ने अपनी घोषणा पत्रों में भी जो कहा उसे किया, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कोई मां का लाल बतला दे कि आपने ये कहा था उसको नहीं किया। तो आज भी जो मैं कह रहा हूं, नाप तौल कर मैं बोल रहा हूं कि मैं जाकर देखूंगा, और इतनी सी भी कोई गुंजाइश, कोई रास्ता यदि निकलेगा तो उस रास्ते से मैं निकलकर इसको करने की कोशिश करूंगा। हाँ तो ताली बजाइएगा या धीरे से बजाइएगा। हाँ, मैं तो पहले ही जोर से ताली बजा दिया, अब मैं दूसरी बार आया तो आपने कहा साहब आप कह गए थे, इसलिए। बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि आप लोग कोई धर्मशाला बना रहे हैं। और देखा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत दरिया दिली दिखाई है, बहुत दरिया दिली दिखाई है। अरे नहीं दिखाई है, एक रहस्य उसके पीछे छिपा है, एक रहस्य छिपा है, आप लोगों को मालूम नहीं है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे अन्यथा कोई ले, आपका मुख्यमंत्री, आप चाहे जो भी कह लें, संत प्रकृति का मुख्यमंत्री है। बहनों भाइयों, संत प्रकृति का आपका मुख्यमंत्री है। विनम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा है। जनता के लिए कुछ कर गुजरने की उनके दिलों में तड़पन है। और मैं किसी की प्रशंसा केवल इसलिए नहीं करता हूं कि वह मुख्यमंत्री हैं इसलिए प्रशंसा की जाए। सभी राज्यों में जाता हूं, सभी की प्रशंसा नहीं करता हूं, नजदीक से मैंने देखा है। कोई छोटी बात है, सत्ता के शिखर पर कोई बैठा हो और कोई मां का लाल उंगली उठा कर यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा, कुछ लोगों ने करिश्माई काम किया है। हमारे अरविंद शर्मा जी, हमारे सांसद, उन्होंने कहा साहब धर्मशाले के लिए हम लोग पैसे की कमी नहीं करने देंगे, 11 लाख रुपया मैं दूंगा। ओम प्रकाश जी यादव, कहां है ओम प्रकाश जी? बताइए, हमारे ओम प्रकाश जी यादव, इन्होंने कहा 11 लाख रुपया मैं भी दूंगा इस धर्मशाला बनवाने के लिए। और इतना ही नहीं, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनके खड़े होने पर, भाषण देने पर आप तालियां बजा रहे थे, लंबे चौड़े हैं, ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने कहा ये लोग देंगे तो क्या मैं नहीं दूंगा, मैं भी 11 लाख रुपए इसमें दूंगा। ओम प्रकाश जी धनखड़ भी देंगे। और देखिए, हमारे राज्यसभा में सांसद हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, उन्होंने भी कहा
इस दौड़ में मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता हूं। मैं भी 11 लाख रुपया दूंगा। और सब तो सब, एक आपके विधायक संजय सिंह ने भी कहा कि हम 11 लाख रुपया हम भी देंगे। संजय सिंह ने कहा कि 11 लाख रुपया हम भी देंगे। और हमारे नयनपाल जी, संजय सिंह कहां हैं? ये है नयनपाल जी रावत कहां हैं? अब देखिए, आप सोचे थे कि नयनपाल जी पैसा देंगे? नयनपाल जी रावत ने भी कहा कि मैं भी 5 लाख रुपए इसमें अपना योगदान देने को तैयार हूं बहने भाई। अच्छा ये बतलाओ, आपका धर्मशाला बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। यह पीछे का रहस्य मुख्यमंत्री जी जानते थे, इसीलिए उन्होंने घोषणा की। तो बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों ने बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है, उत्तम काम किया है। और आपने एक उत्तम काम यह भी किया है कि हमारे पूज्य संत महात्माओं को लाकर बड़े आदर और सम्मान के साथ बैठाया। बहनों भाइयों, हमारे सदैव हमारे संत और महात्माओं का सम्मान इस देश में हुआ है और यह होते रहना चाहिए। हम सभी का यह नैतिक दायित्व बनता है। और इनके बैठने से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। इनके बैठने से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह उत्तम काम आप लोगों ने किया है। अब तो कुछ नहीं है, चले चलें चलें, अब चलें कि ना चलें? अरे भाई पीछे के लोग बतलाइए, चला जाए कि ना चला जाए? नहीं चला जाए। नहीं चलते हैं, फिर आएंगे। नहीं, आप लोगों ने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की है, मैं चल रहा हूं। बोलिए, महाराजा पृथ्वीराज चौहान अमर रहें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि ठाकुर राजनाथ सिंह जी समेत सभी अतिथियों का और आप सब जो आए देश के, प्रदेश के सभी हिस्सों से आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं झज्जर के जिला अध्यक्ष विक्रम जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और सभी अभ्यागतों का अभिवादन करें, धन्यवाद करें। मैं भारत के रक्षा मंत्री परम आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा के यशस्वी ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का।